नमस्कार दोस्तों। गुजरात के सूरत शहर के हीरे के बड़े व्यापारी नीलेश पटेल के घर में भीषण आग लग गई थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था तो कोई भाग दौड़ कर रहा था। कोई फोन पर पुलिस को सूचना दे रहा था तो कोई फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहा था। घर के बाहर नीलेश पटेल और उनकी पत्नी भावना पटेल घबराए हुए रोते हुए चिल्ला रहे थे, कोई हमारी बेटी को बचाओ, वो अंदर फंसी हुई है। दरअसल नीलेश पटेल की इकलौती जवान बेटी ईशा घर में आग के अंदर फंसी हुई थी। माता पिता का रो रोकर बुरा हाल था। तभी उनका नौकर धीरज शुक्ला उनके पास आता है और वह कहता है, साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को जरूर बचा कर लाऊंगा। यह कहकर वह तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई कंबल लेकर आओ। एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आता है और धीरज को कंबल लाकर दे देता है। धीरज तुरंत कंबल को पानी में भिगोता है और उसे ओढ़ लेता है। फिर बिना एक पल की देरी किए वो भयंकर आग की लपटों के बीच घर के अंदर घुस जाता है। करीब 10 मिनट बाद धीरज बाहर आता है। उसके हाथों में ईशा थी जो बेहोश थी। धुएं की वजह से वो बेहोश हो गई थी। धीरज ईशा को बाहर लाता है और जमीन पर लिटा देता है, लेकिन खुद भी वहीं गिर पड़ता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जल चुका था। पड़ोसी और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। नीलेश पटेल घबरा जाते हैं और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं। धीरज और ईशा दोनों को एम्बुलेंस में पास के एक बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां दोनों को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। 2 दिन बाद ईशा को होश आ जाता है। वह अब खतरे से बाहर थी, लेकिन धीरज अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। परिवार के सभी लोग बहुत दुखी थे। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे ऊपर वाले, हमारे नौकर धीरज को ठीक कर दो। करीब 10 दिन बाद धीरज को होश आ जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं। नीलेश पटेल और उनका पूरा परिवार धीरज को घर लेकर आता है। 1 महीने तक उसकी पूरी सेवा और देखभाल करते हैं। आखिरकार 1 महीने बाद धीरज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो सूरत में घटी थी, जहां एक हीरा व्यापारी के घर में भीषण आग लग जाती है और उनकी इकलौती बेटी उसमें फंस जाती है। कैसे एक मामूली नौकर अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की की जान बचाता है और फिर खुद मौत से लड़कर बाहर आता है, यह किसी फिल्म से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, धीरज शुक्ला की जिंदगी में इसके बाद जो कुछ होता है वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक नौकर जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक की बेटी को बचाया, अब उसी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इंसानियत की मिसाल बना ये नौकर आखिर कैसे बना सुर्खियों का हिस्सा, और फिर उसकी किस्मत ने जो पलटी मारी वो सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। दिनांक 8 अगस्त वर्ष 2016। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। मेरठ के पास ही एक छोटा सा कस्बा है मवाना। मवाना में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम था राम किशोर। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। राम किशोर खुद, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम धीरज था और छोटे बेटे का नाम विशाल था। इनके पिता राम किशोर एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। इस नौकरी से जैसे तैसे घर का गुजारा चल पाता था। धीरज उस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपने पिता का सहारा बनने का सपना देखता था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद धीरज आसपास के शहरों में नौकरी तलाशने लगता है, लेकिन छोटे शहरों में एक अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं होता। हर जगह या तो बहुत कम पैसे मिलते या फिर काम ही नहीं मिलता था। तभी एक दिन धीरज के पास उसका एक पुराना दोस्त गोपाल फोन करता है। गोपाल सूरत में हीरा फैक्ट्री में काम करता था। वहां हीरे घिसने, पॉलिश करने का काम करता था। फोन पर दोनों के बीच बातचीत होती है। धीरज गोपाल को अपनी परेशानी बताता है। उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है और जहां मिल रही है
वहां पैसे बहुत कम दे रहे हैं। तभी गोपाल धीरज से बोलता है, धीरज, तुम यहां सूरत आ जाओ, मैं तुम्हारी नौकरी की व्यवस्था करवा दूंगा, यहां सैलरी भी अच्छा मिलता है। धीरज को यह बात सही लगती है। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगती है। वो अपने पिता राम किशोर से बात करता है और उन्हें सारी बात समझाता है कि कैसे सूरत जाकर वो नौकरी कर सकता है, कुछ पैसे कमा सकता है। राम किशोर कुछ देर तक सोचते हैं। घर में वैसे भी पैसे की तंगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया और वो पैसे धीरज को दे दिए। अगले ही दिन धीरज मेरठ से ट्रेन पकड़ता है और गुजरात के सूरत शहर पहुंच जाता है। सूरत पहुंचते ही वह सीधा अपने दोस्त गोपाल के पास चला जाता है। गोपाल उसे देखकर खुश होता है और कहता है, धीरज, आज तुम बहुत थके हुए हो, आराम कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाऊंगा। धीरज भी सफर से थका हुआ था, इसलिए वहीं रुक जाता है। अगले दिन उसका दोस्त उसे अपने मालिक से मिलवाने ले जाता है। मालिक का नाम था नीलेश पटेल, जो इस हीरा फैक्ट्री के मालिक थे। नीलेश पटेल सूरत के नामी हीरा व्यापारी थे। वह धीरज से मिलते हैं। वो बहुत सादगी से उससे बात करते हैं। वे नीरज से उसका परिचय वगैरह लेते हैं। धीरज उन्हें अपना पूरा परिचय देता है। फिर वह धीरज से बोलते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम सुपरवाइजर के पास जाओ और उनसे मिलो, वे काम के बारे में तुम्हें समझा देंगे। इसके बाद धीरज सुपरवाइजर से मिलता है। वह धीरज को काम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, कैसे करना है, क्या क्या करना है। अगले दिन से धीरज कंपनी में काम शुरू कर देता है। वो काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता है। समय बीतता है और धीरे धीरे करीब 8-9 महीने गुजर जाते हैं। इन 8-9 महीनों में धीरज ने बहुत कुछ सीख लिया था। अब वो एक साधारण मजदूर नहीं, बल्कि एक पूरा कारीगर बन चुका था। नीलेश पटेल भी उसके काम से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम करेगा। फिर एक दिन नीलेश पटेल धीरज को अपने पास बुलाते हैं। वो गंभीर और स्नेह से कहते हैं, धीरज, अब तुम कंपनी का काम छोड़ दो और मेरे घर का काम संभालो। दरअसल नीलेश पटेल का घर बहुत बड़ा था और वहां पहले से ही 10 नौकर काम करते थे और घर के मेन दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे। धीरज को जो काम अब मिलने वाला था वो था सुपरवाइजर का। घर के नौकरों को मैनेज करना, उनकी देखरेख करना, घर की सिक्योरिटी को देखना। नीलेश पटेल ने धीरज से यह भी कहा, तुम्हारा रहना और खाना हमारे घर में फ्री रहेगा। धीरज कुछ देर तक सोचता है और फिर उसके मन में एक विचार आता है, अगर मेरा रहना और खाना फ्री रहेगा तो मेरी पूरी सैलरी बच जाएगी और वो सारी रकम मैं घर भेज पाऊंगा, जिससे पापा, मम्मी और विशाल की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बस यही सोचकर धीरज नीलेश पटेल के घर में काम ज्वाइन कर लेता है। नीलेश पटेल का घर किसी महल से कम नहीं था। उस घर में करीब 10 नौकर काम करते थे और परिवार में कुल 3 सदस्य थे। खुद नीलेश पटेल, उनकी पत्नी भावना पटेल और उनकी जवान बेटी ईशा। ईशा अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अब धीरज ने पूरे घर का काम संभाल लिया था। वो ईमानदारी से सबको मैनेज करता और हर काम में दिल लगाकर लगा रहता। इस तरह करते करते करीब 1 साल बीत जाता है। एक दिन धीरज के पास उसके पापा राम किशोर का फोन आता है। वह घबराहट भरी आवाज में कहते हैं, बेटा, तुम्हारी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तूने जो पैसे भेजे थे वे सब तुम्हारी मां की बीमारी में लग गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मां ठीक नहीं है। अब हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन से पहले करीब 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 2 लाख रुपए की रकम सुनकर धीरज परेशान हो जाता है, लेकिन धीरज अपने पिता राम किशोर से बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूं। इतना बोलकर वह फोन रख देता है। फिर वह सोचने लगता है, अब 2 लाख रुपए कहां से आएंगे? जो सेविंग्स थीं वो भी सब खत्म हो गई। अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं? लेकिन फिर धीरज खुद को संभालता है और सीधे जाकर अपने सेठ नीलेश पटेल से पूरी बात बता देता है। नीलेश पटेल, जो वाकई एक अच्छे इंसान थे, वो एक पल भी नहीं सोचते। वो तुरंत अपने मैनेजर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मैनेजर, धीरज को अभी के अभी 2 लाख रुपए दे दो।
जब धीरज के हाथों में वो पैसे आते हैं, उसके आंसू रुक नहीं पाते। वो भावुक होकर रोने लगता है और कहता है, सेठ जी, मैं ये आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अब आपके इन पैसों से मेरी मां की जिंदगी बच जाएगी। नीलेश पटेल उसे कंधे से पकड़कर उठाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। अगर और जरूरत हो तो बेहिचक बताना। उसी शाम धीरज बिना देर किए ट्रेन पकड़ता है और सीधे मेरठ के लिए रवाना हो जाता है। मेरठ पहुंचते ही वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। पहुंचते ही पैसे जमा करवाए जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं। भगवान का शुक्र था, ऑपरेशन पूरी तरह सफल होता है। धीरज की मां को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया जाता है। करीब 4 दिन बाद डॉक्टर धीरज की मां को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। घर वाले उन्हें खुशी खुशी घर लेकर आते हैं। घर आने के बाद उनकी पूरी सेवा और देखभाल होती है और कुछ ही दिनों में धीरज की मां पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। अपनी मां के इलाज, सेवा और घर की जिम्मेदारियों में धीरज के करीब 2 से 3 महीने लग गए थे। इन दिनों के बीच धीरज के पास सेठ नीलेश पटेल का कई बार फोन भी आया था। वो हर बार बस यही पूछते, धीरज, तुम्हारी मां अब ठीक है ना? अगर और पैसों की जरूरत हो तो बिना हिचक मुझे बताना बेटा। लेकिन धीरज हर बार विनम्रता से जवाब देता, नहीं साहब, जितने पैसे आपने दिए थे उन्हीं से सब कुछ हो गया। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक दिन धीरज ने फैसला किया कि अब मां की तबीयत भी ठीक हो गई है, उसे अब अपनी ड्यूटी पर वापस सूरत लौट जाना चाहिए। फिर वो मेरठ से ट्रेन पकड़ता है और सूरत के लिए निकल पड़ता है। सूरत पहुंचने के बाद धीरज सीधा अपने काम पर लौटता है और सबसे पहले उसे नीलेश पटेल मिलते हैं। धीरज दौड़कर उनके पास जाता है, उनके पैर छूता है और रोने लगता है। वह रोते हुए बोलता है, अगर आप नहीं होते सेठ जी, तो मेरी मां आज जिंदा नहीं होती। नीलेश पटेल भी भावुक हो जाते हैं। वो धीरज को अपने गले से लगाते हैं और बड़े अपनापन से कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम हमें अपना ही समझो। अब जिंदगी फिर से अपने रफ्तार पर चलने लगी थी। समय गुजरने लगा। धीरज फिर से अपने काम में लग गया। अब तो सेठ नीलेश पटेल धीरज पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करने लगे थे। जहां भी नीलेश पटेल किसी बड़ी मीटिंग या दौरे पर जाते, वो हमेशा धीरज को साथ लेकर जाते थे। कई बार जब उनसे लोग पूछते, ये लड़का आपका बेटा है क्या, तो सेठ मुस्कुराकर हंसते हुए कहते, हाँ, बेटा ही समझो। दरअसल जो धीरज था वो देखने में भी बहुत सुंदर और प्रभावशाली था। उसके बोलने का ढंग, उसका सलीका और व्यवहार ऐसा था कि उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो नीलेश पटेल का नौकर है। 21 जुलाई 2019 की रात थी। सूरत में जैसे हर दिन की तरह नीलेश पटेल का पूरा परिवार खाना खाकर डिनर के बाद अपने अपने कमरों में सोने चला जाता है। घर के सारे नौकर चाकर भी रोज की तरह काम खत्म करके सोने चले गए थे। लेकिन आज तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रात करीब 2 बजे जब सभी लोग सो जाते हैं, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग जाती है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन वो आग धीरे धीरे इतनी भीषण और खतरनाक बन जाती है कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेती है। असल में नीलेश पटेल का जो घर था वो बहुत ही आलीशान था, लेकिन उसमें लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था और लकड़ी की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखते ही देखते पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। नौकर चाकर और घर के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नीलेश पटेल और उनकी पत्नी भावना पटेल जैसे तैसे भागकर घर से बाहर सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही उनका दर्द और डर सब कुछ टूटकर बाहर निकल आता है। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई हमारी बेटी को बचाओ, हमारी बेटी ईशा घर के अंदर फंसी हुई है। इतने में पास पड़ोस के लोग भी शोर सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहा था, कोई पुलिस को फोन मिलाता है, कोई पानी की बाल्टी लेकर दौड़ रहा था। इसी बीच धीरज भी भागता हुआ आता है। वो नीलेश पटेल और भावना पटेल को रोते हुए देखता है। धीरज उनसे घबराकर पूछता है, क्या हुआ सेठ जी, आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं? सेठ नीलेश पटेल कांपती आवाज में बताते हैं, धीरज, मेरी बेटी ईशा अंदर फंसी हुई है बेटा, प्लीज उसे बचा लो। धीरज ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है।
उसे यकीन ही नहीं होता कि ईशा अब भी अंदर फंसी हुई है उस आग के बीच। लेकिन वो खुद को संभालता है और तुरंत सेठ नीलेश पटेल और भावना पटेल से कहता है, आप लोग रोइए मत, परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं अभी उसे बचाकर लाता हूं। ये कहकर धीरज पास खड़े एक पड़ोसी से बोलता है, भैया जल्दी से एक कंबल लेकर आओ। पड़ोसी फुर्ती से भागकर कंबल लाता है। धीरज कंबल को पानी में भिगोता है और फिर उसे अपने ऊपर ओढ़ लेता है और घर में भीषण आग के बीच घुस जाता है। हर कोई सन्न रह गया। लोग बस दुआ कर रहे थे कि धीरज और ईशा दोनों सही सलामत बाहर आ जाएं। करीब 10 मिनट बीतते हैं। हर कोई हैरान और परेशान था। हर किसी की निगाहें उस जलते दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं और तभी धुएं और आग के बीच से धीरज बाहर निकलता है। उसकी बाहों में ईशा थी जो बेहोश हो चुकी थी। धीरज उसे बाहर लाकर एक सुरक्षित जगह पर लेटा देता है, लेकिन इसके बाद खुद वहीं जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि धीरज की बाहें, पीठ और शरीर का एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। सेठ नीलेश पटेल और उनकी पत्नी ये सब देखकर कांप जाते हैं। उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच जाती है और धीरज व ईशा दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। उन्हें अस्पताल में पहुंचते ही आईसीयू में भर्ती करवा दिया जाता है। करीब 2 दिन बाद ईशा को होश आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो अब पूरी तरह से सुरक्षित है, खतरे से बाहर है और जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ईशा को तो अब होश आ चुका था, लेकिन धीरज अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। आईसीयू के बाहर नीलेश पटेल और उनका पूरा परिवार हर दिन उसके ठीक होने की दुआ कर रहा था और आखिरकार वो दुआ रंग लाती है। करीब 10 दिन बाद धीरज को होश आ जाता है। डॉक्टर नीलेश पटेल से कहते हैं, अब धीरज की हालत में सुधार है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बाकी की देखभाल घर पर ही करनी होगी। लेकिन नीलेश पटेल का पूरा घर तो आग लगने की वजह से जल चुका था। उसे रिपेयर होने में समय लगता, तो नीलेश पटेल का सूरत में ही एक गेस्ट हाउस भी था, इसलिए ये सब लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं और धीरज को भी वहीं लाया जाता है और घर पर ही उसकी पूरी सेवा, दवाइयों और प्यार से देखभाल शुरू होती है। पूरा परिवार, खासकर ईशा, हर दिन धीरज की हालत के बारे में पूछती। भावना पटेल खुद उसके खाने का ध्यान रखती। करीब 1 महीने की देखभाल के बाद धीरज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब वो पहले जैसा ही मजबूत और मुस्कुराता हुआ नजर आने लगता है। और फिर एक दिन नीलेश पटेल अपने हाथ जोड़कर धीरज के सामने खड़े हो जाते हैं। वह भावुक होकर कहते हैं, बेटा, अगर तुम नहीं होते तो मेरी बेटी ईशा आज जिंदा नहीं होती। धीरज की आंखें भर आती हैं। उसकी आवाज भी कांपती है। वो धीरे से कहता है, सेठ जी, आप मुझे बेटा भी बुलाते हो और फिर ये भी कहते हो कि अगर मैं नहीं होता तो आपकी बेटी नहीं बचती। जब बेटा ही कहाँ है, तो इतना फर्ज तो बेटे का बनता ही है ना। ये कहकर धीरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सामने खड़े नीलेश पटेल की आंखें भी भर आती हैं। दोनों के बीच अब कोई रिश्ता समझाने की जरूरत नहीं थी। धीरज अब सिर्फ एक नौकर नहीं रहा था, वो इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। जिस दिन ईशा को यह पता चला कि उसकी जान धीरज ने बचाई है, उसी दिन से उसके मन में धीरज के लिए एक खास जगह बन गई थी। धीरे धीरे ईशा का आकर्षण धीरज की तरफ बढ़ने लगा था। ईशा अक्सर धीरज के कमरे में चली जाया करती थी। वो वहां घंटों बैठती, बातें करती, हंसती, मुस्कराती। धीरज भी उससे बात करता था, लेकिन बहुत सादगी और मर्यादा के साथ। वो जानता था कि ईशा उसके मालिक की बेटी है, इसलिए हर बार वह खुद को सीमाओं में रखता था। पर दिल की बात कब दिल में रह पाती है। ईशा धीरे धीरे धीरज को दिल से चाहने लगी थी। उसका हर जज्बात अब धीरज की तरफ मुड़ने लगा था। अब ईशा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी शुरू हो चुके थे। अब तो वो हर पेपर में धीरज को अपने साथ लेकर जाती थी। एग्जाम खत्म होते ही दोनों सड़क किनारे किसी टपरी पर चाय पीते, कभी कॉफी पीते। दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। अब उनके बीच एक खूबसूरत दोस्ती होने लगी थी। एक दिन दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। ईशा ने धीरज से यूं ही मुस्कुराते हुए पूछा, धीरज, तुम्हारा बर्थडे कब आता है?
धीरज थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मेरा बर्थडे तो बस 4 दिन बाद ही है, लेकिन मैंने कभी मनाया नहीं। फिर हंसते हुए आगे बोला, हम लोग गरीब लोग हैं, हम कहाँ बर्थडे वर्थडे मनाते हैं। ईशा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कोई बात नहीं धीरज, इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, जैसे कभी किसी ने नहीं मनाया होगा। 4 दिन बीत गए थे। आज धीरज का जन्मदिन था। नीलेश पटेल के गेस्ट हाउस को खूब सजाया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट, खुशबू और रौनक थी। लेकिन इस सब की खबर धीरज को बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ये पूरी सजावट, ये पूरा माहौल उसके लिए है। वो तो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर अपना रोज का काम कर रहा था। शाम ढलने लगती है और तभी ईशा उसके कमरे में आती है। हाथ में एक गुलाब का फूल होता है। वो मुस्कुराकर धीरज के सामने खड़ी होती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे धीरज। धीरज कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर मुस्कुराता है और थोड़ा भावुक भी हो जाता है। अब ईशा धीरज से कहती है, चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और बिना कुछ कहे वो धीरज की आंखों पर एक पट्टी बांध देती है। फिर ईशा उसका हाथ पकड़कर गेस्ट हाउस के हॉल एरिया की तरफ लेकर जाती है। फिर जैसे ही वो जगह आती है, एक झटके में धीरज की आंखों से पट्टी हटा दी जाती है। पट्टी हटते ही धीरज हक्का बक्का रह जाता है। सामने की नजारे को देखकर वह हैरान हो जाता है। पूरी जगह रंग बिरंगी लाइटों से जगमग थी। चारों ओर लोग खड़े थे और एक बड़ा सा बर्थडे केक टेबल पर रखा था। और फिर सभी एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे धीरज। धीरज ये सब देखकर न बोल पाता है, न हंस पाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। फिर धीरज से केक कटवाया जाता है। सभी एक दूसरे को केक खिलाते हैं। धीरज भी केक उठाकर नीलेश पटेल और उनकी पत्नी भावना को भी खिलाता है और फिर उनके पैर छूता है। धीरज को यह सब कुछ जैसे एक सपना लग रहा था। तभी ईशा अपने पापा से पूछती है, पापा, धीरज का गिफ्ट कहाँ है? यह सुनकर धीरज और भी ज्यादा चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मेरे लिए गिफ्ट? सेठ नीलेश पटेल मुस्कुराकर अपने एक नौकर से कहते हैं, जाओ, धीरज का गिफ्ट लेकर आओ। कुछ ही देर में धीरज देखता है, एक चमचमाती हुई नई बाइक उसके सामने खड़ी है। और तभी ईशा उसकी तरफ मुड़ती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें यही बाइक बहुत पसंद थी ना? तो लो, यही है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। धीरज तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाता। वो उस बाइक को देखता है, फिर ईशा को। तभी ईशा उसके कान के पास आती है, धीरे से कहती है, धीरज, आई लव यू। धीरज के चेहरे से जैसे सारे जज्बात एक साथ फूट पड़ते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये देखकर भावना पटेल और नीलेश पटेल भी अपने आंसू रोक नहीं पाते। वो आगे बढ़कर धीरज को अपने गले से लगा लेते हैं। धीरज के जन्मदिन के अगले ही दिन ईशा ने आखिरकार अपने दिल की बात अपने पिता नीलेश पटेल से कह दी। उसने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं धीरज से प्यार करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर नीलेश पटेल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ईशा, तुम मेरी इकलौती संतान हो और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। धीरज तो हमें भी वो बहुत पसंद है। अब शादी में कोई रुकावट नहीं बची थी। 10 जनवरी साल 2020 को ईशा और धीरज की शादी बड़े धूमधाम से करवाई गई। इस खास मौके पर धीरज ने अपने माता पिता और छोटे भाई विशाल को भी मेरठ से सूरत बुला लिया था। शादी में सिर्फ शहर नहीं, बल्कि मीडिया तक की नजरें थीं। एक नौकर से दामाद तक और फिर बिजनेस पार्टनर तक का सफर। शादी के बाद धीरज ने नीलेश पटेल के हीरा कारोबार को अपने कंधों पर संभाल लिया और धीरे धीरे एक कुशल बिजनेसमैन बन गया। धीरज ने सूरत में ही एक नया घर खरीदा और अपने परिवार को भी उसने सूरत में ही रहने के लिए बुला लिया। और फिर शादी के 1 साल बाद इन दोनों की जिंदगी में एक नन्ही परी ने कदम रखा। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। अब ये परिवार प्यार, सम्मान और खुशियों से भरी जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी घटना जिसमें बहादुरी थी, विश्वास था, इंसानियत थी और एक बेपनाह प्यार भी। एक ऐसा नौकर जिसने अपनी जान की परवाह के बिना
एक जीवन बचाया, एक सेठ जिसने उसे नौकर नहीं अपना बेटा माना, और एक बेटी जिसने समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनी। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो हमें इंसानियत और रिश्तों का असली मतलब सिखाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े और प्रेरणा देने वाले किस्से आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।